हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक टेक्निक बताने वाला हूं। इस टेक्निक से आप अगर आपके ऊपर फॉल्स केसेज हुए हैं तो उनसे आसानी से बाहर आ सकते हैं। आप सबको ही पता है कि जब आपके मैट्रिमोनियल केसेज चलते हैं, आप इसे निपटाना चाहते हैं, आप सामने वाली पार्टी से बात भी करते हैं, लेकिन उनकी डिमांड इतनी ज्यादा होती है कि आप ओके कह ही नहीं सकते, प्रैक्टिकली नहीं होता आपके लिए, और लिहाजा सालों तक आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं। अब दोस्तों, इस सिचुएशन को लेकर के आपने देखा होगा कि जब ये चीजें चलने लगती हैं, आफ्टर सम टाइम 2 इयर्स और 3 इयर्स, लड़की वाले कहते हैं चलो मैं 50 नहीं 30 दे दो, 20 दे दो, निपटा दो। थोड़ा और टाइम बीत जाता है, डिमांड कम हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि बिल्कुल हट्ठी प्रवृत्ति के होते हैं। समय बीत रहा होता है, एज निकल रही होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी जिद पे रहते हैं और ये कहते हैं 10 साल बाद भी कि हमें 50 लाख रुपए चाहिए, वरना हम खत्म नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे मामलों में जहां इस प्रकार के जिद्दी लोग होते हैं, जो समय के साथ, एज गुजरने के साथ भी जिनको समझ में नहीं आता कि इसमें नुकसान है, और वो केवल इस टेंडेंसी से काम करते हैं कि आपको परेशान करना है, आपकी कोर्ट में चप्पल घिसवानी है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए मैंने कई सारे वीडियोज बनाए कि भैया आपके पास भी बहुत सारे लीगल राइट होते हैं, आप लोग भी उन लीगल राइट का यूज करते हुए इनके ऊपर केस कर सकते हो। अब दोस्तों, इसमें कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही थी जो हमें पता चलती रहती थी। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये, कुछ लोग कहते थे कि सर मेरे को तो टाइम बहुत हो गया, कुछ लोग कहते थे हमारे पास तो एविडेंस ही नहीं है, कुछ लोग ये कहते थे कि सर हमें काउंटर के लिए कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, कुछ लोग ऐसा कहते थे सर हमें पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमको मना किया जा रहा है कि आप इनके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते। अब दोस्तों, ऐसे में कई सारे लोग तो ये होते हैं जो टेक्निकल सपोर्ट लेकर के चीजें चला देते हैं, लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कोई भी काउंटर उनके ऊपर नहीं कर पाते। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आप भी उनमें से एक है कि आप अति परेशान हो चुके हैं और काउंटर केस भी आप कोई कर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में जो केसेस लड़की ने किए आपके ऊपर, उन केसेज में ही आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो लोग मजबूर हो जाएं आपके साथ सेटलमेंट करने को। उसके कुछ पॉइंट्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो ध्यान से आपको देखने हैं और समझने हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज, जब लड़की का एफिडेविट आता है तो कभी भी ऐसा मत करो कि उसका जो भी एफिडेविट में लिखा ठीक है और फिर आपने अपना एफिडेविट फाइल कर दिया। जैसे ही उसका एफिडेविट आता है, यहां से आगे आपको दो काम करने हैं। मेंटेनेंस केस में उसने एफिडेविट दे दिया, डेफिनेटली एफिडेविट में कुछ चीजों को कंसील किया गया होता है या कुछ चीजें झूठ बोली गई होती हैं। और जैसे ही एफिडेविट आपके पास आता है, सबसे पहले आप एक 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगाओ और बताओ कि मेरी पत्नी का इस बैंक में इस शाखा में ये खाता है और इस खाते की 3 साल की डिटेल अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन देनी चाहिए थी, वो उसने नहीं दी, तो वो उसे देने के लिए आदेशित किया जाए। ऐसी और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं। उसकी इनकम टैक्स रिटर्न कई बार हो सकती है या बहुत कुछ हो सकता है, जो भी मतलब आपके मामले के हिसाब से बनता है, वो एक लिस्ट बना लो 91 सीआरपीसी में और कोर्ट को बोलो इसको आदेशित किया जाए। और फिर भी अगर ये ना दे तो उस पर्टिकुलर अथॉरिटी को आदेशित किया जाए कि कोर्ट में ये चीज प्रोड्यूस करे। अब दोस्तों, 91 सीआरपीसी का उनको रिप्लाई देना पड़ता है और बार बार कोर्ट भी ऐसा आदेश कर देता है, ये देखते हुए कि एक्चुअल में ऐसा है, तो लड़की कहीं ना कहीं अपने ऊपर दबाव महसूस करती है क्योंकि उसने गलत किया, छुपाया। अब दोस्तों, ये जो एफिडेविट होता है, यहां पे आपको एक और रेमेडी अवेलेबल होती है। इस एफिडेविट को देने का मतलब होता है कि इस एफिडेविट के अंत में कोर्ट को आप एक अंडरटेकिंग देते हैं, जिसमें अगर आप पढ़ भी सकते हैं, अपने एफिडेविट के लास्ट पेज पे लिखा रहता है कि मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि इस एफिडेविट में सब कुछ सच लिखना है, कुछ कंसील नहीं करना है, और अगर इसके बाद भी मैं ऐसा करती हूं या करता हूं, मेरे ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई की जाए, क्योंकि मैंने सेक्शन 190 से लेकर 200 आईपीसी को पूरी तरह से पढ़ लिया है, समझ लिया। ये अंडरटेकिंग दी जाती है। अब दोस्तों, आप एक एप्लीकेशन इसके रिगार्डिंग भी लगा सकते हैं। आप ये लगा सकते हैं कि ये अंडरटेकिंग इसने अपने एफिडेविट में दी है कि मैंने ये सारे सेक्शन पढ़ लिए हैं, उसके बावजूद भी इसने ये झूठ बोले हैं, लिहाजा इन द लाइट ऑफ दैट अंडरटेकिंग इनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए इनिशिएट किया जाए। अब ये मत बोलना कोर्ट करेगी नहीं, आप करके तो देखो, शुरुआत तो करो। मैक्सिमम लोग 90% तो करते ही नहीं, या फिर उनको ऐसा गाइड कर दिया जाता है कोर्ट इस पर कुछ करेगा ही नहीं, तो एक्शन ही नहीं लेते। जब आप बिल्कुल स्मूथ केस चलाओगे, आपने रिप्लाई दिया, एफिडेविट दिया, मेंटेनेंस बंधवा लिया, घर पे बैठ गए और उसको पैसा मिलना शुरू हो गया, तो दोस्तों किस बात का दबाव होगा? यहां अगर आप ये दो काम करते हो तो इन दो काम में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि उसके ऊपर दबाव आएगा। अभी मेरा ये केस है, मध्य प्रदेश का लड़का मुंबई का है, तो वहां पर जब ये केस चल रहा था, काफी टाइम से वो मेरे से गाइडेंस ले रहे थे, इवन उनके अपने वकील साहब भी नहीं थे, वो खुद ही केस लड़ रहे थे। सबसे पहले इंटरिम खारिज हुआ लड़की का, 91 सीआरपीसी पता नहीं कितनी बार लगाई उस केस में हमने। सबसे पहले इंटरिम मेंटेनेंस खारिज हुआ लड़की का, और अब जब क्रॉस हुई, क्रॉस में इतने सारे क्वेश्चन निकल आए, उसके बाद 340 लगाने की तैयारी थी, उससे पहले पहले लड़की ने कह दिया सेटलमेंट कर लेते हैं, और अब एक रीजनेबल पे बिल्कुल सेटलमेंट हो रहा है, मतलब सब कुछ सेट हो गया। तो ये आपकी मेहनत पे है कि आप किस प्रकार से केस को लड़ रहे हो।
अब ठीक है, इतना काम हो गया। इसके बाद एंट्री मेंटेनेंस जब बन जाएगा तो फाइल आती है लड़की के एविडेंस पे, और लड़की के एविडेंस में उसके पास ज्यादा कुछ होता नहीं है, वो अपना एविडेंस कराती है, अपना शपथ पत्र देती है जिसे चीफ एग्जामिनेशन कहते हैं। इसके बाद आपको अधिकार होता है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करने का। जब आप उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, डेफिनेटली वहां पे आपको इस प्रकार की चीजें निकालनी है जिसमें वो फंसती हो, और निकलती है। आपको क्रॉस बस बहुत अच्छे से करना होता है। अब जब ये उसकी सेल्फ स्टेटमेंट आपके पास आ जाए, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता, इसके जस्ट बाद आप 340 सीआरपीसी मूव कर दीजिए। 340 सीआरपीसी में उसके सारे के सारे झूठ इंगित कर दीजिए, और स्पेशली जो झूठ क्रॉस में आए हों। और दोस्तों, जो ये सेल्फ एडमिटेड कथन क्रॉस में है या कुछ कॉन्ट्राडिक्शन ऐसे हैं, उसको तो डिनाई किया ही नहीं जा सकता, वो रिकॉर्ड की चीजें, तो 340 में भी वो फंसती है। और अगर इस 340 में उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो जाती है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, एक केस और चलने लगेगा उस पर। तो ये काफी सारी चीजें सिर्फ मेंटेनेंस केस के अंदर हैं, जिससे आप इनको हैरान परेशान कर सकते हो और इन्हें यह एहसास दिला सकते हो कि कोर्ट कचहरी में झूठे केस करके कुछ नहीं मिलने वाला, आराम से अगर इसको निपटाएं तो ही फायदा है। अब आ जाते हैं दोस्तों दूसरे केस पे, डीवी केस पे। डीवी केस की अच्छी बात यह है कि ये ट्रायल कोर्ट में, मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलता है, और इसमें जो भी आप अपील या रिवीजन फाइल करते हो वो सेशन कोर्ट में होती है। अब सेशन कोर्ट में आप हर एक ऑर्डर की रिवीजन डाल सकते हो या अपील डाल सकते हो। अब देखो, यहां पे मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं समझना। आपका डीवी का केस शुरू हुआ, आपने सबसे पहले मान लेते हैं डिस्चार्ज पिटीशन लगाई, डिस्चार्ज पिटीशन आपकी कोर्ट ने खारिज कर दी। आप उसका रिजेक्शन ऑर्डर लो और सेशन कोर्ट में एक रिवीजन फाइल कर दो। 90 डेज के अंदर अंदर आपको फाइल करनी होती है। एक और फाइल सेशन कोर्ट में क्रिएट हो जाएगी और वो रिवीजन वहां पे चलने लगेगी। और आपके पास एक ऑप्शन और होगा कि अगर आप कोर्ट को कन्विंस कर सको अपने आर्ग्यूमेंट से, तो आप डीवी के केस पे स्टे भी ले सकते हैं। अब क्या होगा, इससे लड़की वालों पे एक दबाव बनेगा। दबाव क्या बनेगा कि एक और फाइल चलने लगेगी, अब उस फाइल में भी उन्हें एडवोकेट एंगेज करने पड़ेंगे, वहां पे भी उनका पैसा खर्च होगा। सेकेंडली, अगर स्टे मिल जाता है तो वो डीवी का केस ही बंद हो जाएगा और उससे भी उन पे दबाव महसूस होगा। बट आप ये सारे काम कोई करते नहीं, आप सीधे सीधे जाके रिप्लाई फाइल करके वहां खड़े हो जाते हैं, लाओ जी बांधो मेरे ऊपर मेंटेनेंस। यही चीजें आपको गड़बड़ करती हैं। अब चलिए आगे सुनिए, इतना काम हो गया डिस्चार्ज में। अब मान लेते हैं फाइल आगे बढ़ी। फाइल आगे बढ़ने के बाद आपने एक एप्लीकेशन दी, ज्यूरिडिक्शन यहां पे नहीं बनता, और वो एप्लीकेशन खारिज कर दी कोर्ट ने। इसकी भी उठा के एक रिवीजन डाल दो सेशन कोर्ट में, 2 रिवीजन हो गई। अब इस रिवीजन पे भी स्टे लेने की कोशिश करो कि जब ज्यूरिडिक्शन ही नहीं बनता, केस चलेगा तो ग्रेविटी खत्म हो जाएगी रिवीजन की, मुझे स्टे दिया जाए। मैक्सिमम मामलों में आप स्टे ले सकते हैं अगर आपके आर्ग्यूमेंट अच्छे हैं। अब ये जो ज्यूरिडिक्शन वाली रिवीजन है, इसके लिए भी उन्हें एक अलग से वकील हायर करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक अलग फाइल चलेगी। जितनी रिवीजन डालोगे उतनी अलग फाइल चलेंगी। अब इसी तरह से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं वहां से आपने 91 दी, आपकी 91 खारिज कर दी। 91 को उठा करके आप वहां पे डाल दो और स्टे भी ले लो कि साहब अगर 91 डिसाइड नहीं हुई, वहां इंटरिम डिसाइड हो गया तो इसका मतलब ही खत्म हो जाएगा, मुझे स्टे दिया जाए तब तक के लिए जब तक डिसाइड नहीं होती। एक और रिवीजन क्रिएट हो गई। अब उस रिवीजन में भी उन्हें आना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लॉयर एंगेज करना पड़ेगा। समझिए बात को। इस केस को आपको ऐसे नहीं ले जाना, ऐसे 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 ले जाना है। जब आप ऐसे ले जाओगे तब उनके समझ में आएगा कि कोर्ट कचहरी इतनी आसान नहीं है। लेकिन आप चूंकि सीधी लाइन पे चलते हो, इसलिए उन्हें लगता है हमारे लिए सब स्मूथ है और कोर्ट भी मेंटेनेंस कुछ ना कुछ बांध ही देता है। जो भी है फंसना इसे ही है, फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन पैसा देना है। लेकिन अगर आप तरीके से चल रहे हो तो फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले पहले आप इनके लिए पहाड़ खड़े कर सकते हो, लड़ो। और अगर स्टे लग गया तो केस ही बंद। दोस्तों समझो, तो यानी अगर आप काउंटर नहीं भी करते हो, किसी कारणवश से नहीं कर पा रहे हो, आपके पास उतने पैसे नहीं है, आपके पास वो टेक्निकल सपोर्ट नहीं है, आपको बढ़िया वकील साहब नहीं मिल पा रहे, आप कहते हैं मेरी जगह छोटी है, मुझे कोई वकील साहब नहीं मिल पा रहे यहाँ पे, या ड्यू टू एनी रीजन आप काउंटर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो आपके केस चल रहे हैं ना 125 का, डीवी का, इनके अंतर्गत ही इतना कुछ आपके पास करने के लिए है कि आप सारा रिलीफ पा सकते हो। आपके लिए सबसे बड़ा रिलीफ क्या है कि लड़के वाले खुद आपको प्रपोज कर दें कि भैया खत्म करते हैं, निपटाते हैं, और अमाउंट ऐसी हो जो आपके लिए रीजनेबल हो। तो आप ये सब कुछ कर सकते हो। एक केस में आप 10 रिवीजन फाइल करो, 20 रिवीजन फाइल करो, वो आपके ऊपर है। कोई भी ऑर्डर जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट करेगी और आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको फेवरेबल नहीं लगता है, आप उसके अगेंस्ट सेशन कोर्ट में जा सकते हैं। इट इज योर लीगल राइट। तो अपने अधिकारों को समझो और उनका उपयोग करो। ये इस तरह से हैरेस होने से कुछ नहीं होता है। आप डिप्रेशन में बैठ जाएं, परेशान होने लग जाएं, मेरी जिंदगी खराब हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा मत सोचिए। जो कुछ आपके साथ हो रहा है उसके लिए आप ये सोचिए इसकी काट क्या है, मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूं, और बहुत कुछ है। और ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, ये अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका केस एक अलग दिशा में चलेगा और एक अलग दिशा में आपको रिलीफ मिलेगा। ऐसे अनेकों मामले मेरे पास हैं। अगर आप में से कभी कोई मेरे से मिलेगा भविष्य में तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से सारी चीजें चलती है, दिखाऊंगा, ताकि
आपको कॉन्फिडेंस आए कि ये सारी चीजें कैसे होती हैं। तो दोस्तों, आपको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजिकली और लीगल टैक्टिक्स इस्तेमाल करनी है। कोई भी इलीगल रास्ता आपको नहीं अपनाना है। लीगली आगे बढ़ो और इनको मात दो। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।